नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे परसेंटेज की। लास्ट वीडियो तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए थे, करीबन 83 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन नंबर 84 स्टार्ट करेंगे। 84 क्वेश्चन में टाइपिंग की कुछ एरर्स थी जो मैंने रेक्टिफाई करके सही कर दिया। चलो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सिमिलर क्वेश्चन है जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चन कराए थे, वैसा ही ये क्वेश्चन हुआ है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, एक गांव में 60% परिवारों के पास में क्या है, गाय है। 60% के पास में क्या है, गाय है। और 30% परिवारों के पास में भैंस है। भैंस कितने परसेंट परिवारों के पास में है, 30% परिवारों के पास में। और हमसे कहा गया है कि 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। दोनों को हमने क्या करा, बीच में लिख दिया। अब वो कितने परिवार होंगे जिनके पास केवल और केवल भैंस है, ओनली जिनके पास में बफेलो है, वो कितने परिवार होंगे। टोटल कितने हैं, 30% है। उसमें से ये कॉमन वाले 15 हटा देंगे तो 30 में से 15% को माइनस करा तो 15% आ गए। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू किसकी आ जाएगी, ओनली बफेलो या भैंस जिसके पास में कितने हो गए, 15। इसी तरीके से हमें बताया गया है कि जो गाय या काऊ है वो 60% परिवारों के पास में है। 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। तो हमें वो वैल्यू निकालें जिनके पास, जिन लोगों के पास, जिन परिवारों के पास में केवल गाय है। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 60% टोटल है दोनों के, जो गाय और भैंस दोनों कितने परसेंट परिवारों के पास में है, 15%, उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 45%। हमने यहाँ पे लिख दिया, ओनली गाय वाले सेक्शन में लिखा कितना, 45%, ये लिख दिया। अब हमने, हमारे पास पता चल गया कि ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास में ना गाय है ना भैंस है। वो पहले अपन ये निकाल लेते हैं जिनके पास में एटलीस्ट या तो गाय है या भैंस है या दोनों है, एटलीस्ट है। कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास या तो गाय है या भैंस है या दोनों है। तो वो कितने परिवार के हो गए, 15% के पास में क्या है, भैंस है। 15% के पास गाय और भैंस दोनों है। और 45% के पास में क्या है, गायें हैं। तो इनको एड ऑन करा तो हमारे पास कितना आ गया, 45 और 15 कितने होते हैं, 60 में 15 ऐड करा तो क्या हो गया, 75% परिवारों के पास में क्या है, या तो गाय है या भैंस है या फिर ये दोनों हैं। ठीक है। अब ऐसे परिवार कितने हैं जिनके पास में ना तो गाय है ना भैंस है। वो परिवार कितने हो जाएंगे, 100% में से, टोटल 100% परिवार है तो उसमें से 75 माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितने हो गए, 25% परिवार ऐसे हैं जिनके पास ना गाय है ना भैंस। ठीक है। अब हमें कहा गया है, कुल यदि 96 परिवार है तो कितने परिवारों के पास में ना गाय है ना भैंस है। 96 हमें, हमारे पास वैल्यू किसकी दे रखी है, 100% की। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 96। हमें निकालनी कितनी है, 25%, क्योंकि हमसे ये तो पूछा गया है कितने परिवारों के पास में ना गाय है ना भैंस है। तो 25% की हमें क्या करनी है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो एक की निकालेंगे तो 96 बाई, या फिर ऐसे कर लो, दोनों तरफ ये करने के बजाय दोनों तरफ क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। इधर भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में ना गाय है ना भैंस है। ये क्या हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी करे हैं। तो इसको मैं रिवाइज कराऊं तो उसमें हमारा टाइम ही खराब होगा। तो बेटर ऑप्शन ये है, आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और रिवाइज करिएगा। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। 85 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, यदि किसी भिन्न का हर 200% से बढ़ा और उसका जो, ये अंश होगा, न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोलते हैं, हर नहीं बोलते। अंश या न्यूमरेटर 200% से बढ़ा
और हर जो डिनोमीटर है वो 350% से बढ़ा। तो परिणामी भिन्न 5/12 आ गई। तो मूल भिन्न पूछिए। मूल भिन्न हम मान लेते हैं, मूल भिन्न हम मान लेते हैं x/y है। ठीक है, क्या माना? मूल, ये तो भूल हो जाएगा यहाँ से, तो हमें लिखना है मूल। मूल भिन्न हमने मान ली, क्या मानी? x/y मान ली। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि यदि अंश को हम 200% से बढ़ा दें, चलो अंश को बढ़ा देते हैं। अंश को 200% से बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 100 + 200, और परसेंटेज है तो नीचे 200 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और हर को हमें कितने परसेंट से बढ़ाना है? हर को हमें 350% से बढ़ाना है। तो ये हो जाएगा। इसको हम आगे सोल्व करें तो इसको बढ़ाने के बाद में हमारी भिन्न कितनी आ रही है? 5/12, यही आ रही है। अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। देखिए, यहां से ऊपर कितना आ गया? x। 200 में 100 ऐड करा तो 300 हो गए। तो कितना आ गया? 300/200 आ गया। नीचे कितना आ गया? y इंटू 350 में 100 ऐड करा तो 450 आ गया। 450/100 हो गया। अब देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ गया? 5/12 पहले से था। आगे इस क्वेश्चन को देखें तो अभी तक हमारे पास क्या निकल के आया है? x के मल्टीपल में कितना है? 3/2 बच गया वहां से। और y के मल्टीपल में कितना बच गया? 9/2 बच गया। इक्वल्स टू में कितना हो गया? 5/12 है। इसको आगे हम सोल्व करें तो देखो, इसको x से ऐसे लिखा जा सकता है, x × 3, ये इसके जो 3 के नीचे वो 2 नीचे चला जाएगा। y यहाँ पे है, इसके y के मल्टीपल में 9 है। और ये जो 2 है, ये वाला 2 वो ऊपर जाएगा तो मल्टीपल में चला जाएगा। और इक्वल्स टू 5/12 अपने पास में। यहाँ से एक चीज देखिए, इस 2 से, देखो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं अपने यहाँ से। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 3 से 3 को 3 से डिवाइड करा तो एक बार, यहाँ 3 को 3 से डिवाइड करा 3 टाइम्स आ गया। इसको हम आगे देखें क्वेश्चन को तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स, एक्स के मल्टीप्लाई में तो 1 है, और वाई की मल्टीप्लाई में कितना आ गया? 3 इक्वल्स टू 5/12। इसको हम आगे सोल्व करें, x/y तो इधर रह जाएगा, और आगे 5/12 है। ये 3 इधर डिवाइड में आगे जाएगा तो मल्टीपल में आ जाएगा। इसको सोल्व करा तो इसको 3 से डिवाइड करा तो एक बार, इसको 3 से डिवाइड करा 4 बार। तो हमारे पास जो हमने भिन्न मानी थी उसकी वैल्यू क्या निकल के आई? 5/4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मूल भिन्न आपने स्टार्टिंग में मानी है x/4, नहीं x/y, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देख लीजिए मूल भिन्न क्या होगी। ठीक है, क्या थी? ठीक है, वो हमने बता दी। कितनी आई हमारे पास? निकल के आई 5/4। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86। 86 में हमसे क्या कहा गया है? नमक और पानी का एक घोल है, ठीक है, जिसमें 5% नमक है। एक सॉल्यूशन है नमक और पानी का जिसमें 5% नमक है। तो एक चीज क्या है कि यदि 5% उसमें नमक है, साल्ट है उसमें, तो वाटर कितना होगा? पानी कितना परसेंट होगा? नमक यदि 5% है तो पानी कितना परसेंट होगा? 95% होगा। क्योंकि जितना जो बच गया 100 में से वो तो पानी ही होगा। दो ही चीज है उस घोल में, पानी और नमक। पानी, यदि नमक हमारे पास 5% हो गया तो पानी कितना होगा? 95। इनका अपन अनुपात निकाल लेते हैं। अनुपात निकालेंगे, अनुपात में यदि दोनों को लिखें तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। यहाँ 5 से डिवाइड करा तो एक बार, यहाँ 5 से डिवाइड करा तो 19 टाइम्स, ये आ गया। नमक और पानी का अनुपात कितना आ गया? 1:19। यहां तक हमने कर लिया। आगे हमसे कहा गया है यदि 20 लीटर पानी
वाष्पित हो जाता है या इवोपोरेटेड हो जाता है तो नमक का परसेंटेज 15% हो जाता है। अब जो नया इनका अनुपात है वो निकालें साल्ट और पानी का। वो कितना होगा? साल्ट कितना बच गया? 15%। अब 15% यदि नमक है तो 100 में से पानी कितना होगा? 85%। अब इनका रेशियो निकालें तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। एक चीज देखिए, हमारे पास पहले ये रेशियो आ रहा था 1:19। अब जो नया रेशियो आया है हमारे पास वो आया है 3:17। यहां तक समझ में आ गया क्लियरली आपको? अब एक बात बताइए, किसी बर्तन में यदि नमक और पानी डालोगे तो उस पानी और नमक के घोल में एक चीज याद रखिएगा कि यदि वाष्पित होता है तो वो पानी की अमाउंट कम होती है, नमक कभी भी कम नहीं होता है। ठीक है? यदि आप पानी को, उस घोल को किसी दूसरे बर्तन में निकालोगे तो हो सकता है नमक की मात्रा चली जाए, लेकिन यदि वो वाष्पित होगा, इवोपोरेट होगा, तो ओनली और ओनली पानी ही वाष्पित होगा, नमक वाष्पित नहीं होगा। ठीक है? तो यहां से हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि हमारा जो वैल्यू बढ़ी है, देखो ये वैल्यू चेंज हुई है अनुपात में, उसमें एक चीज देखिएगा, हमारा जो नमक की वैल्यू भी बढ़ गई है और पानी की वैल्यू कम हो गई है। पानी की तो कम होनी ही थी लेकिन नमक की बढ़नी नहीं चाहिए थी। तो यदि हमारे पास इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास यहाँ से क्या, नमक की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दी। दोनों तरफ अनुपात के दोनों तरफ यदि एक सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से कितना आ गया? 57 आ गया, और यहाँ से कितना आया? 3, और 17 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया? 17। अब जो नया रेशियो है, जो पहले वाला पुराने वाला रेशियो क्या हो गया? 3:57, और नया वाला रेशियो हो गया 3:17। अब देखो यहाँ पे साल्ट की वैल्यू सेम आ गई ना, 3:3। तो ये क्या चीज होगी कि हमें अब निश्चित कर लिया कि हमें नमक की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, नमक की अमाउंट चेंज नहीं हुई है। तो देखिए पानी की अमाउंट है उसमें कितना चेंज आया वो देखिए, 57 थी पहले, अब कितनी हो गई है? 17। तो चेंज कितने का हुआ है? 40 का। 40 का चेंज हुआ है, और हमें बताया गया है कितने लीटर वाष्पित हुआ है पानी? 20 लीटर। तो हमें 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 लीटर। 20 लीटर दे रखी है, और पूछा क्या है? प्रारंभिक घोल ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक घोल कितना है? नमक 3 है, और पानी कितना है? 57। तो इनको ऐड करेंगे, हमें पहले यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1/2 आधा लीटर हो जाएगी। ठीक है? 3 लीटर तो हमारे पास प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात करनी है, तो उसमें नमक कितना था? 3, और 57 क्या था? पानी था। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 60 हो गई। 60 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2 इंटू 60, या 30 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चों को ये कम समझ में आया होगा, लेकिन आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है? चलो देखिए, दोबारा से देखिए, इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि नमक और पानी का घोल स्टार्टिंग में कितना था? एक स्टार्टिंग में हमारे पास घोल था नमक और पानी का, जिसमें से 5% नमक था। 5% यदि नमक है तो पानी कितना होगा? 95%। इनका रेशियो निकाला, हमारे पास क्या आ गया? 1:19 आ गया। अब इस रेशियो को यदि हम 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये क्या हो गया? 3:57 हो गया। इसके बाद में कहा गया कि 20 लीटर पानी वाष्पित हो गया, और 20 लीटर यदि पानी निकल गया तो नमक का प्रतिशत है उस घोल में 15% हो गया। तो हमने 15% नमक ले लिया, और तो पानी कितना बचा उसमें? 85%। इनका रेशियो निकाला, हमारे पास रेशियो आया 3:17। ये हमने नया रेशियो यहाँ पे लिख दिया 3:17। यहाँ जो पहले वाले को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, वो इसलिए करा कि हमारा
नमक की क्वांटिटी सेम रहनी थी और यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 3 था। इसको इक्वल करने के लिए पहले वाले जो घोल का अनुपात है उसको दोनों तरफ से हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि पहले वाले जो सॉल्यूशन है घोल है उसमें साल्ट की वैल्यू 3 आ गई, साल्ट के अमाउंट 3 आ गए, नए वाले में भी 3 थी। तो इसको इक्वल करने के लिए हमने पहले वाले को क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई करा। अब हमारे पास क्या कहा गया है कि 20 लीटर पानी वाष्पित हुआ है। तो चीज देखिए कि वाटर की जो क्वांटिटी है उसमें कितना चेंज आया, 57 पहले थी, अब 17 ही रह गई है। तो कितना चेंज हुआ, 40 का। और इसकी 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 लीटर। देखो ये 20 लीटर वाष्पित हुआ है। तो ए की वैल्यू निकाली, आधा लीटर आ गई। हमारे पास पूछा है प्रारंभिक घोल कितना था, उसकी मात्रा कितनी थी, वो कितनी थी, 3 तो साल्ट था और 57 क्या था, पानी था। दोनों को ऐड करा, 60 हो गया। 60 की वैल्यू निकाली तो हमारे पास 30 लीटर आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है, 12 लीटर अम्ल और पानी के मिश्रण में 30% अम्ल है, कोई इशू नहीं है। अम्ल का प्रतिशत 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा या वाष्पित करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो हम क्या करेंगे, पहले रेशियो कितना था एसिड और पानी का वो देखते हैं। पहले हमारे पास एसिड और वाटर कितना था, 30% उसमें अम्ल है। तो 100 में से 30% अम्ल हो गया तो पानी कितना होगा, 70 होगा। इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 3:7 आ जाएगा। अब हमें कहा गया है कि अम्ल का प्रतिशत 40% करने के लिए कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा, पानी और कितना लीटर पानी को इवोपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमसे कहा गया है। अब देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास 40% अमल करना है तो उसकी रेशियो क्या आ जाएगा, 40 अमल हो जाएगा। तो वाटर कितना होगा, 60। हमने इसको 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया, इनका रेशियो निकाला और यहाँ से 2 से डिवाइड करा 2, यहाँ 3 से 2 से डिवाइड करा तो 3। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 2:3। ये पहले का रेशियो था हमारे पास। नया रेशियो क्या आ गया, जो हमें चाहिए, नया रेशियो जो हमें चाहिए वो 2:3 गया। बट एक चीज ये है, पानी में हमें छेड़छाड़ करनी है, पानी ही हमें बाहर निकालना है। हमें एसिड की क्वांटिटी तो सेम ही रखनी है बट उसका परसेंटेज चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी एसिड की मात्रा सेम रहेगी जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था। हमें सेम रखने के लिए यहाँ 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 हो जाएगा। अब सिमिलरली ये अनुपात में है, इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर यदि हमने 3 से मल्टीप्लाई करा था, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 2 से 2 कैंसिल कर दें तो सेम चीज, रेशियो तो सेम आएगा, 3:7। अब देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आ गया, 6। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया, 14। यहाँ से 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 6। और यहाँ 3 से 3 को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 9। अब देखो अपने पास एसिड की वैल्यू सेम आ गई 6 बट जो वाटर की वैल्यू है वो कितनी परसेंट कम हो गई, कितना वाटर हमने निकाला, फिर 14 में से 9 माइनस करा तो 5। हमें कहा गया है, हमें एक चीज बताई गई है कि स्टार्टिंग में जो वैल्यू है, हम स्टार्टिंग में जो मिश्रण है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 12 लीटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, लास्ट क्वेश्चन में हमें ये जो डिफरेंस आ रहा था उसकी वैल्यू दे रखी थी। इस क्वेश्चन में उल्टा है, उसका लास्ट क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है क्योंकि उसमें तो डिफरेंस की वैल्यू दे रखी थी और टोटल हमने इनिशियल जो मिश्रण था उसकी वैल्यू पूछी थी। अब क्या करा गया है, जो इनिशियल मिश्रण है 6+14, इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है, 6+14 है 6 लीटर, इसमें 6 ही अमाउंट इसकी एसिड की मान लो, 12 14 अमाउंट इसकी वाटर की है। तो टोटल हो गई 20। 20 की वैल्यू हमें दे रखी है 12 लीटर। देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही ये दे रखी है।
तो हमारे पास यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 12/20 लीटर। और हमसे पूछी किसकी गई है, कितना पानी निकालना पड़ेगा बाहर, तो वो है 5। 5 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हमें क्या कर देंगे, 12/20 × 5। यहाँ 5 को 5 से डिवाइड करा एक बार, यहाँ डिवाइड करा तो 4 बार, यहाँ 4 से 4 को डिवाइड करा एक बार, 12 को 4 से डिवाइड करा 3 बार। तो हमारे पास जो 5 की वैल्यू है वो निकल के आई है 3 लीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको रिवाइज करने की मुझे लगता नहीं है कि कोई जरूरत है, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन अपन ने लास्ट में करा। बस चेंज क्या है वो मैं बता देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में हमें ये जो डिफरेंस था उसकी वैल्यू दे रखी थी, बट अब की बार हम उसने क्या कहा है, जो इनिशियल जो मिश्रण है उसकी वैल्यू दे रखी है और इसका डिफरेंस की वैल्यू पूछी है। ठीक है, इतना ही चेंज है इस क्वेश्चन में। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जब किसी व्यक्ति की आय 6,000 बढ़ती है तो कर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है। दोनों परिस्थितियों में 25% आय को कर मुक्त रखा जाता है। यदि उसने दोनों ही मामलों में समान कर दिया है तो उसकी प्रारंभिक आय कितनी थी, ये हमसे पूछा गया है। प्रारंभिक आय हम मान लेते हैं, स्टार्टिंग में उसकी इनिशियल इनकम कितनी थी, या प्रारंभिक आय हमने मान लिया x रुपए थी। x रुपए थी तो वो कितना टैक्स पे कर रहा था, 18%। 18% टैक्स पे कर रहा था, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। अब उसकी जो इनकम है ये इंक्रीज होके कितनी बढ़ गई है, 6,000 रुपए से बढ़ गई है। तो x प्लस 6,000 उसकी नई इनकम हो गई है। ठीक है, x प्लस 6,000 नई इनकम हो गई, उस पे वो कितना टैक्स दे रहा है, 15%। 15% से इसको मल्टीप्लाई कर दो। दोनों स्थितियों में 25% आय को कर मुक्त रखा गया। दोनों सिचुएशन में सेम जो आय है, सेम नंबर से, सेम परसेंटेज अमाउंट से कर आय को कर मुक्त रखा गया है, टैक्स फ्री रखा गया है, तो दोनों तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आप करना चाहो तो ये कर दो कि 25% आय पे टैक्स नहीं लग रहा तो कितनी पे लगेगा, 75% पे लगेगा, तो इधर भी 75% पे लगेगा। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, और इधर भी परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इस, या तो आप लिखो मत इस चीज को, इसको कंसिडर ही मत करो, क्योंकि दोनों तरफ ही जो पहले अमाउंट कम थी, एक्स अमाउंट थी, तब भी उसकी 25% जो इनकम थी टैक्स फ्री थी, और अब 6,000 से बढ़ने के बाद भी उसकी जो अमाउंट है वो 25% टैक्स फ्री है। तो इसका कोई नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, या फिर लिख दिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ। देखो इधर से 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ डिवाइड करेंगे 3 से तो 6 आ गया, इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आया, x × 6 = 5 × x + 6,000। इसको हम सोल्व करें तो 6x = क्या आ जाएगा, 5x प्लस 5 को 6,000 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा, 30,000। इसको आगे हमने सोल्व करा, ये 5 इधर प्लस का है, इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6x - 5x हो जाएगा इक्वल्स टू 30,000 हो जाएगा। इसको सोल्व करा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30,000। ठीक है, यही हमसे पूछा गया है। हमने स्टार्टिंग में माना था प्रारंभिक उसकी इनकम क्या, इनिशियल इनकम कितनी है x, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30,000 आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89। 89 में हमारे पास क्या है, एटी नाइन नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक भाग बचाता है। मास जो इनिशियल जो मंथली इनकम है वो हमने मान ली कितनी है, उसकी मंथली इनकम मान ली x है। वो बचाता है ताकि वो 16 महीनों में कार खरीद सके।
उसको अपनी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। 16 महीने में वो x रुपए बचाता है, तो टोटल उसके कितने रुपए बचाने पड़ते हैं, टोटल उसको सेविंग कितने रुपए की करनी पड़ेगी, या कुल जो बचत है वो कितने रुपए की करनी पड़ेगी। एक महीने में x रुपए बचाता है, तो 16 महीने में 16 x रुपए बचाने पड़ेंगे उसको। ठीक है, आगे हमसे क्या कहा गया है कि उसी कार को केवल 14 महीने में खरीदना है, तो बचत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। 14 महीने में खरीदना है तो प्रत्येक महीने में उसे कितने रुपए बचाने पड़ेंगे, तो प्रत्येक महीने में उसे कितने रुपए बचाने पड़ेंगे। तो अब पहले 16 लगेंगे, 14 महीने में उसे खरीदना है, तो टोटल कितने रुपए बचाने पड़ेंगे। 16 को किससे डिवाइड कर देंगे, 14 से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 8x अपॉन, इसको 2 से डिवाइड करा 8 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करा 7 आ गया, तो 8x अपॉन 7। उसे प्रत्येक महीने कितने रुपए बचाने पड़ेंगे, 8x बाई 7। पहले कितने बचाने पड़ रहे थे, x, अब हमें उसको कितने बचाने पड़ेंगे, 8x बाई 7। तो अब हमें इसका कितना ज्यादा बचाना पड़ेगा, कितने प्रतिशत की ज्यादा बचत करनी पड़ेगी, उसका वैल्यू निकालें तो हमें क्या करेंगे, 8x अपॉन 7 माइनस कर देंगे x को। तो कितनी नई इनकम या ज्यादा जो बचाना पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, यहाँ से 7 एलसीएम आ जाएगा, 8x माइनस 7x हो जाएगा, तो x बाई 7। यहाँ से उसको कितनी अमाउंट ज्यादा बचाने की पड़ेगी प्रत्येक महीने, एक्स बाई 7। वो उसी का परसेंटेज हमसे पूछा गया है। इसकी परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, तो परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स अपॉन 7 ऊपर आ जाएगा, स्टार्टिंग में कितना बचाना पड़ रहा है तो एक्स, तो वो नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 से डिवाइड कर दो। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 100/7, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 14 से ही 2/7%। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। हम एक डायरेक्ट मेथड से भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये बेसिक मेथड से हमने करा है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको बेसिक मेथड से भी आप लोगों को बताता हूँ कि हम कैसे इसको बेसिक मेथड से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसका बेसिक मेथड से आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। एक डायरेक्ट अप्रोच पे हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो, आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे 8 × 2 आ रहा है और यहाँ पे 7 × 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे मान लेते हैं प्रत्येक महीने उसको 7 रुपए बचाने पड़ रहे हैं। ठीक है, हमने माना प्रत्येक महीने उसको हर महीने प्रत्येक महीने कितने रुपए बचा रहा है, 7 रुपए बचा रहा है। तो 16 महीने में उसे कितने रुपए बचाने पड़ेंगे, कुल कितने रुपए बचाने पड़ेंगे, 16 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से। ये हमारी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, इसको मल्टीप्लाई करा 112 रुपए, या यही रख लो हमारे पास। अब हमें क्या कहा गया है कि उस बंदे को ये टोटल अमाउंट बचानी है, लेकिन अब उसको 14 महीने में वो गाड़ी खरीदनी है, तो प्रत्येक महीने कितने रुपए बचाने पड़ेंगे, कुल महीने जो प्रत्येक महीने कितनी बचत करनी पड़ेगी, प्रत्येक महीने कितनी बचत करनी पड़ेगी। टोटल हमारे पास 16 × 7 रुपए इकट्ठे करने हैं, तो 14 महीने में उसको हर महीने कितने इकट्ठे करने पड़ेंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया 2 बार, और 2 से इसको डिवाइड करा 8 बार। अब कितने रुपए बचाने पड़ेंगे, 8 रुपए। पहले कितने बचाने पड़ रहे थे, 7, अब कितने बचाने पड़ेंगे प्रत्येक महीने, 8। तो कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा, परसेंटेज इंक्रीज देख लेते हैं, 7 से 8, मतलब 1 रुपए का इंक्रीज करना पड़ेगा, कितने रुपए पे, 7 पे। तो 1/7 परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, तो 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 14 से ही 2/7। यही पहले आया था, डायरेक्ट अप्रोच से भी यही आंसर आएगा, क्योंकि मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। लास्ट जो क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास जो हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, उसमें हम काफी अच्छे से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट चीजें हम
सारे समराइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।